नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। ये क्लास वही लोग देखें जो पूरा थ्योरी देखे हुए हैं, या कहीं से आप पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हुए हैं इस तक का थ्योरी, तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर आपके लिए नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो हमारा क्लास नहीं देखे हैं, हमने एनसीईआरटी साइंस बैच स्टार्ट किया। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारा बैच साथियों है, एकदम फ्री बैच है। मैं यूट्यूब पर मैं साथियों आपको डेली 7 बजे क्लास इसका देता हूँ, ठीक है ना। और ये क्लास भी आपको 7 बजे ही मिल रहा होगा। और जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके जो है डेली, ये जो आपका डेली 7 बजे इस साइंस का क्लास हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी बेसिक से, ठीक है ना। बिल्कुल भी साइंस में आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। पेड कोर्स का आपको किसी का खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा साइंस हम साथियों तैयारी करवा देंगे। अभी देखिए हमने कितना तक पढ़ाया हुआ है। देखिए प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइंस बाय राजकुमार के नाम से। 11 या 12 क्लास साथियों हुआ है, जिसमें से कि हमने आपको कोशिका चैप्टर अच्छी तरह से पूरा पढ़ा दिया है। उसका हमने प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से साथियों आपका जो है 80% क्लियर हो जाता है। लेकिन जो 20% साथियों बचता है, साथियों 20% आपको क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपका 100% किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर आपका अच्छे से नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में उसका प्रैक्टिस करवा देता हूँ। और कोशिका हमने पूरा करा दिया, ऊतक भी पूरा थ्योरी हमने देख लिया। अब ऊतक का हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो हमसे पढ़े हैं, जो ऊतक का पूरा थ्योरी हमारा देखे हुए हैं एनसीईआरटी लाइन वाले, उससे ये क्वेश्चन फटाफट बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले उसको आप देख लीजिएगा, तभी आपको ये मजा आएगा। और साइंस में साथियों आपको 25 में 25 दिला कर लेंगे, ये मेरा वादा है, कितने भी आप कमज़ोर क्यों ना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है जो बातें हम आपको बोले वो अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ मैं पूरा इसका तुरंत डाल दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का नाम क्या है, साइंस बाय राजकुमार, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, हमने हाथों से लिखा है, तो इसलिए बहुत मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है हमको, है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट सब कीजिएगा, तो कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। तो खैर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, मैं थोड़ा इसको ये कर देता हूँ, है ना, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ये कर देता हूँ, 1 मिनट। कलर दूसरा कह रहा है, ऊतक डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये सारा क्या है, पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तकाएं होती है। तो ऐसा कौन सा साथियों है, वो आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम विभज्योत के ऊतक कहते हैं। विभज्योत की ऊतक साथियों, इसमें क्या होता है आपका, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो काफ़ी घना होता है, क्या साथियों, घना होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। और विभज्योतक होता क्या है, वैसे ऊतक जो जिनमें विभाजन की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, विभज्योत की ऊतक कहते हैं। और पादप ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। किस आधार पर, विभाजन के आधार पर। पहला विभज्योत की ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप कॉपी लेके जरूर साथियों बैठे, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बोलूँगा वो जरूर लिख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। अभी जस्ट हमने आपको बोला कि कोशिका विभाजन कौन करेगा, वो करेगा आपका विभज्योत की ऊतक करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो थ्योरी पढ़ा है उसको मजा आ रहा होगा सर, अच्छे से हमको बन रहा है सवाल, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। साथियों मैंने आपको क्या बताया था, तो बोलेंगे सर आप बताए थे कि पादप ऊतक जो है ना, पादप ऊतक साथियों वो 2 प्रकार के होते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ, प से पादप, औ से ऊतक, शॉर्ट में लिखता हूँ। पादप ऊतक कितने प्रकार होते हैं, तो ये साथियों होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका होता है साथियों, एक आपका विभज्योत की ऊतक होता है, एक आपका विभज्योत की ऊतक शॉर्ट में लिखता हूँ, और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो पादप ऊतक 2 प्रकार के हुए, एक हो गया विभज्योत की ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। किस आधार पर, तो बोलेंगे सर ये तो विभाजन के आधार पर बांटे थे आप। तो देखिएगा पादप ऊतक जो 2 प्रकार के हुए ना, विभज्योत की ऊतक और अस्थायी ऊतक, उपज्योत की ऊतक तो ठीक है, वैसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभज्योत की ऊतक कहेंगे। और हमने इसको भी 3 पार्ट में बांटा था, विभज्योत की ऊतक को शीर्षस्थ में, पार्श्वस्थ में और अंतर्वेशी में बांटा था। ये जो हमारा अस्थायी ऊतक साथियों है, ये ऊतक का निर्माण कोई अलग से नहीं होता है, बल्कि ये अस्थायी ऊतक का निर्माण विभज्योत की ऊतक से ही होता है।
विभज्योत ऊतक में जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो क्या बना लेते हैं, वो बहुत सारे विभज्योत ऊतक, जब जैसे मान लिया कि हमारे पास 10 विभज्योत ऊतक है, इनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई है, धीरे धीरे ये बूढ़े हो गए, ठीक है ना, तो ये क्या बना लेंगे, 10 मिलकर ये अस्थायी ऊतक बना लेंगे। तो वही यहाँ पर साथियों कह रहा है कि अस्थायी ऊतक जो कोई स्पेशल प्रकार नहीं बनता है, ये विभज्योत ऊतक से ही बनता है, समझ गए ना। तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिका अलग किया जाता है, तो भाई विभज्योत ऊतक, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अच्छा, विभज्योत कोई क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखो। देख रहे हो ना कैसा ऑप्शन ग्रुप डी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो ये खुद बोल रहा है तो बस दोनों प्रकार का नाम बोल रहा है, तो भाई कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, विभज्योत ऊतक और अस्थायी ऊतक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, पादप ऊतक 2 प्रकार के, विभज्योत और अस्थायी। अब बोल रहा है अस्थायी ऊतक के कौन से प्रकार है, तो अब मैं बता देता हूँ। अस्थायी ऊतक के साथियों, अस्थायी ऊतक के जो होते हैं ना, अस्थायी ऊतक के वो क्या होता है साथियों, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक आपका होता है सरल अस्थायी ऊतक और एक आपका साथियों होता है जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार के, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। अब जो सरल होता है, ये सरल आपका 3 प्रकार होता है, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो जटिल साथियों होता है ये भी आपका 2 प्रकार का, एक जाइलम एक फ्लोएम, ठीक है ना। तो कह रहा है अस्थायी ऊतक सिर्फ जो पूछ रहा है, ये स्पेशल नहीं पूछ रहा है कि सरल कौन है जटिल कौन है, सिंपल ये अस्थायी पूछ रहा है। तो अस्थायी देख लीजिए, जाइलम आ रहा तो जाइलम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, ये क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक है, ये बोला था, बिल्कुल बोला था। और मैंने आपको बताया था कि जाइलम फ्लोएम को संवहनी ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये संवहनी बंडल का निर्माण साथियों करते हैं। तो अब मैंने बोला था कि जाइलम जो है ना वो आपका 4 तत्व से मिलकर बना होता है। अगर किसी को याद है, मैंने अच्छे से पढ़ाया था, जाइलम और फ्लोएम दोनों कितने तत्व से मिलकर बने होते हैं, 4 तत्व से। जाइलम कितने, 4 तत्व से। पहला तो साथियों कौन सा है, जाइलम मृदु ऊतक, मैं लिख देता हूँ जाइलम मृदु ऊतक, ठीक है ना। और दूसरा हम लिख देते हैं जाइलम तंतु, लिख देते हैं जाइलम तंतु लिख देते हैं। तीसरा हम लिख देते हैं वाहिनिकाएं, क्या लिख देते हैं, वाहिनिकाएं। और चौथा आपका होता है वाहिकाएं। तो जाइलम मेरे भाई, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, जाइलम आपका कितने तत्व से मिलकर बना होता है, 4 तत्व से मिलकर बना होता है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए जाइलम फाइबर, फाइबर को साथियों हिंदी में क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो जाइलम फाइबर तो इसका प्रकार है नलिकाएं, नलिकाएं कोई साथी यहाँ पर वाहिकाएं कहते हैं, तो ये भी इसका प्रकार है। ट्रेकियार्ड्स, ट्रेकियार्ड्स कोई साथियों वाहिनिकाएं कहते हैं, ये भी है। तो यहाँ पर सीव ट्यूब दिख रहा है, इसलिए देख रहे हैं ऑप्शन देखिए कैसा है, ये ऑप्शन मैं नहीं लिखा हूँ, ये साथियों मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, ये रेलवे का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने उसी को देख के लिखा है। सीव ट्यूब को साथियों क्या बोलते हैं, चाली नलिका बोलते हैं हिंदी में। तो चाली नलिका मेरे भाई जाइलम का प्रकार नहीं है, वो फ्लोएम का प्रकार है। फ्लोएम भी 4 प्रकार से मिलकर बना होता है। बात क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। देखिए पौधे के प्रकाश संश्लेषण का हिस्सा कौन है, कह रहा पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से, मेरे भाई प्रकाश संश्लेषक हिस्सा कौन सा है, तो बोलिएगा सर हरित लवक है। क्या है, हरित लवक है। और हरित लवक सर कहाँ पाया है, तो ये पत्ता में पाया है। तो पूर्ण रूप से हम बोलेंगे पत्ता जो पौधे का प्रकाश संश्लेषक अंगक है। अब भोजन जो बनता है पौधा का कहाँ बनता है, पत्ते में बनता है। हम लोग कहाँ भोजन बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। तो पौधा पत्ता में भोजन बनाता है, तो हम बोल देंगे पत्ता ही क्या है, पौधा का किचन घर है। अगर पूछ दे कोई कि एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है कि पौधे का किचन घर क्या होता है, तो उसका पत्ता यानी कि लीव्स होता है, समझ गए मेरे भाई। अब भोजन वहाँ बना गया पत्ता में, तो उसको सब जगह पहुँचाना, ऐसा तो नहीं सिर्फ पत्ते खाएगा, सभी पौधे का भी अंग होता है ना, जड़ होता है, तना होता है, फुलंगी होता है, सब जगह उसको पहुँचाना है। तो ये कौन पहुँचाता है साथियों, ये पहुँचाता है आपका फ्लोएम पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, फ्लोएम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। अब वही बात आ गया, मैंने क्या बोला कि पादप ऊतक 2 प्रकार के, एक आपका विभज्योतक, दूसरा अस्थाई। अस्थाई ऊतक 2 प्रकार के, सरल और जटिल। अब सरल ऊतक साथ में 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा को हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं। अब जो इतना मैं बोल रहा हूँ ये उसी को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पूरा थ्योरी क्लास देखा है।
ठीक है ना। जो पहली बार देख रहे होंगे बोल अरे क्या बोल दे रहे हैं सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वही बात है भाई, मैं पहले ही बोल दिया वो बात। तो दृढ़ ऊतक साथियों ये बना है आपका किससे, ये बना होता है मृत कोशिका से। किससे बना होता है, मृत कोशिका से। और दृढ़ ऊतक का क्या कार्य होता है, ये साथियों क्या करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है ना, एक निश्चित आकार आप कह सकते हैं दृढ़ ऊतक, क्योंकि सारी कोशिकाएं इसकी क्या होती है, मृत होती है। और ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं दृढ़ ऊतक, नारियल का छिलका देखे है ना, और रेशेदार जो पौधे होते हैं जैसे जूट का पौधा हो गया, पटसन का पौधा है, उन सब में ये ज़्यादातर पाते हैं। कौन, दृढ़ ऊतक। तो ये पूछ रहा है किससे बना होता है, तो निर्जीव। निर्जीव माने कौन चीज, अरे निर्जीव माने तो मृतन हुआ मेरे भाई, निर्जीव माने क्या हुआ, मृत हुआ। तो निर्जीव कोशिका से बना होता है या मृत कोशिका से, एक ही बात हुआ। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा, देखिए बाह्य त्वचा इन एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। मैंने मेरे भाई आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं उसके बाह्य परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को और देखा गया तो उसमें क्या छोटे छोटे छिद्र जिसे रंध्र कहा जाता था, जिससे क्या होते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है पौधे के पत्तों में ही आता है, बेसिकली आपका रंध्र के द्वारा आता है, ठीक है ना। तो रेगिस्तानी पौधे जिससे कि आपका रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे होते हैं, आपको पता है कि कैक्टस हो गया है ना, ये आपके क्या होते हैं, ये रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, जैसे आपका डेट पाम हो गया, ये भी एक पौधा का नाम है जो कि रेगिस्तान में होता है। तो मेरे भाई जो रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं ना, अब आपको सीधी सी बात पता है कि रेगिस्तान में क्या होते हैं, पानी की मात्रा कम होती है। अब पौधे को तो भाई पानी चाहिए भोजन बनाने के लिए, पौधे को भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए ना, हमें भी पानी चाहिए भोजन बनाने के लिए, पौधे को भी चाहिए। तो रेगिस्तान में जो पौधे हैं बेचारे के पास, अब रेगिस्तान में पानी ही उतना नहीं होता है, तो पानी की तो उसके पास कमी हो जाएगी। तो जो भी पानी रेगिस्तान में, अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं होगा, हल्का फल्का रहता है, तो जो भी पानी होता है वहाँ पानी को हानि होने से बचाया जाता है पौधे के द्वारा। अब पानी को हानि बर्बाद करेगा फालतू का पानी, तो कहाँ से पानी फिर लाएगा पौधा, जो भी पानी उसके पास है उसी को सेव करके वो यूज करता है। तो पौधे का साथ पत्ता जो होता है ना, उसके ऊपर एपिडर्मिस तो होगा करेगा, ये तो कॉमन बात है सभी पौधे के पत्तों के लिए। उसमें एक विशेष प्रकार का साथ यहाँ पर पाया जाता है क्यूटिन नामक परत। क्यूटिन नामक एक रसायन होता है, ये क्या करता है साथियों, ये जल की हानि को रोकता है। बेसिकली जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं, समझ गए ना, उसके एपिडर्मिस के ऊपर साथियों क्यूटिन नामक परत होती है जो जल की हानि को रोकता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है ना उसका रेट को कम करता है। वाष्पोत्सर्जन समझ में आता है ना, वाष्पोत्सर्जन कुछ भी नहीं है, पौधे में अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो वो पत्तों के रंध्र के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देता है वाष्प के माध्यम से, उसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्यूटिन। ये क्यूटिन क्या है, जो रेगिस्तानी पौधे हैं उसके ऊपर जो एपिडर्मिस पाया जा रहा है उसमें क्यूटिन नामक परत उसको पानी को रोकने में मदद कर रहा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी तुरंत बोला था, मैंने क्या बोला था, जो अब भोजन बन गया, सामग्री मतलब भोजन ही समझिए, यहाँ पर परिवहन मतलब ढोना, तो भोजन बना तो कौन ढोएगा, फ्लोएम ही ढोएगा भोजन को। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए फ्लोएम कहीं नहीं लिखा है, तो शुरू में मैंने पॉइंट बोला था, शायद आप नोटिस किए होंगे कि फ्लोएम और जाइलम को सम्मिलित रूप से संवहनी ऊतक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संवहनी ऊतक, वस्कुलर टिश्यू इंग्लिश में इसको बोलेंगे। निम्न में कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। अब देखिए मेरे भाई, मानव शरीर की बात कर रहे हैं, यहाँ खाली अगर पूछता न कि गति, अगर शरीर की गतिविधियों के लिए खाली पूछता तो आपका आंसर क्या होगा, पेशीय ऊतक होता। लेकिन यहाँ पर पेशीय ऊतक सिर्फ कहीं नहीं लिखा है, अगर आप ऑप्शन देखिए अच्छे से तो कहीं पर भी स्पेशल पेशीय ऊतक नहीं लिखा है। पहला तंत्रिका और संयोजी ऊतक है, तंत्रिका पेशीय है, तंत्रिका उपकला, पेशीय संयोजी। तो जिन्होंने थ्योरी पढ़ा है उसको अच्छे से पता है कि आपका जो पेशीय ऊतक साथियों होता है वो शरीर में क्या होता है, गतिविधि के लिए जाना जाता है। पेशीय जो शरीर में मूवमेंट होता है, हाथ हम हिला डुला पाते हैं, है ना, हाथ को मन व गति करा दिए, किसी को एक चाटा मार दिए, पैर को हिला डुला दिए, गर्दन को हिला डुला दिए, तो ये सब कैसे कर पाते हैं, इन सब में जो मांसपेशियाँ होती है वो मांसपेशियाँ ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती साथियों, वो पेशीय ऊतक कहलाती है। तो पेशीय ऊतक के कारण वो क्या होती है, गति होती है। अब इन सब पेशीय ऊतक को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, तंत्रिका ऊतक कंट्रोल कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तंत्रिका और पेशीय ऊतक हो जाएगा। तंत्रिका का मतलब क्या होगा, मस्तिष्क से संबंधित। तंत्रिका का मतलब क्या, मस्तिष्क से संबंधित, जो पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करता है, जो पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करता है, तो वो आपका तंत्रिका ऊतक होता है।
अब पेशी ऊतक मतलब जो गति वगैरह करा रहा है, तो भाई से हाथ मेरा मन हुआ हिलाने का, तो माइंड से मैसेज जाता है एकदम विद्युत आवेग के द्वारा, हाथ हिलाओ, हाथ हटाओ, पैर डुलाओ, समझ गए ना। तो सम्मिलित रूप से तंत्रिका और पेशी ऊतक। अगर तंत्रिका नहीं रहा, सुना बात को ध्यान से, अगर तंत्रिका नहीं रहा तो सिंपल क्या मारना, पेशी ऊतक मारना आंसर, ठीक है ना। ये आपका टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न और एलपी में भी ये प्रश्न पूछा गया इस बार जो भी एग्जाम हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लाइक जिन्होंने नहीं किया तो कृपया लाइक जरूर कर दिए भाई साहब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो मेरे भाई हड्डी जो वो कैसा है, संयोजी ऊतक, कैसा है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी क्या होता है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। और संयोजी ऊतक किसका निर्माण करती है, अगर पता है तो पंजर, क्या कहता है, पंजर। पंजर माने, अरे वही भाई हड्डियत हुआ, पंजर माने हड्डियत हुआ मेरे भाई, पंजर मतलब क्या हुआ, हड्डियत हुआ, है ना। शरीर के ढांचा को जो बनाता है, जो उसको क्या बोलते हैं, भूल ही गए उसका अलग नाम, एक पसली, पसली समझते हैं ना, पसली, हड्डी, सब संयोजी ऊतक ही निर्माण करता है। और शरीर का जो आधा वजन है ना, उस संयोजी ऊतक ही संभालता है, समझ गए बात को। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। देखिए ध्यान से, त्वचा के नीचे कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ये साथियों एडिपोज ऊतक। कहाँ पाया जाता है, कौन पाया जाता है, एडिपोज। अब बोलेगा सर एडिपोज तो ऑप्शनों में है, तो जो पढ़ा है उसको अच्छे से पता है कि एडिपोज को ही हिंदी में वसा ऊतक कहते हैं। तो वसा जो आपका त्वचा के नीचे साथियों क्या होता है, ये आपका एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, ये एकदम गोल गोल वसा के छोटे छोटे गोल गोल बूंद के रूप में पाया जाता है। कौन, वसीय ऊतक या एडिपोज टिश्यू। तो करेक्ट आंसर वसीय ऊतक हो जाएगा। और ये क्या होता है साथियों, गर्मी को शरीर में बनाए रखता है। और जो ठंडे प्रदेश में जो जंतु पाया जाता है ना, उसमें ये विशेष प्रकार से पाया जाता है, क्योंकि वसा फैट है, इसे क्या है, ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलता है वसा खाने से, है ना। तो वही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसा ऊतक। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। देखिए मैंने आपको एरियोलर ऊतक पढ़ाया था सर, बिल्कुल पढ़ाए थे। और जरा एक बात बताइएगा, एरियोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, अवकाशी ऊतक। क्या कहते हैं, अवकाशी ऊतक कहते हैं। तो साथियों जो एरियोलर ऊतक होता है, ये आपका क्या करता है, ये आपका आंतरिक अंगों को मरम्मत में, आंतरिक अंगों में तो पाया जाता है और उसकी मरम्मत में भी क्या करता है, ये मदद करता है। कौन, यानी कि आंतरिक अंगों उसको भरता है, आंतरिक अंगों में खाली जगह को भरता है, उसके अंगों को, जो आंतरिक अंग है उसको जो ढीले रूप से बांधे रखता है। कौन, आपका एरियोलर या अवकाशी ऊतक, खाली जगह को ये भरता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, अभी जस्ट बताएं। वसा संचायक मतलब जमा करना, संचायक मतलब जमा करना, तो कौन जमा करता है, वसा संचायक ऊतक। तो सिंपल बात है सर, अभी तो पढ़ाए थे एडिपोज ऊतक। एडिपोज को हिंदी में कहते हैं वसामय ऊतक या वसा संयोजित ऊतक। ऊतक क्या होता है, देखिए ऊतक का परिभाषा यहाँ पूछ लिया, तो कितना देखिए लड्डू क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम देख लेते हैं, ऑप्शन है, आप देख लीजिए ऑप्शन। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य में भिन्न नहीं होगा, ये तो ऑप्शन गलत होगा। वे कोशिका जो मूल रूप से भिन्न कभी नहीं होगा, एक रंग का होना चाहिए। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न, ये भी गलत, ये भी गलत। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ऊतक का डेफिनेशन, ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आपके लिए तभी आसान होगा जब आप उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति होती है, ये भी वही बात है क्या, ये भी वही बात है ना, थोड़ा सा अंतर लग रहा है इसमें। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, ठीक, और जो एक विशेष कार्य करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति, देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन आया शरीर की गति से संबंधित। देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है, एकदम डराने के लिए विद्यार्थी ऐसे ही देख के छोड़ देगा, ये थ्योरी बढ़िया से नहीं पढ़ा है ना, जो पढ़ा है उसको कितनों बार का दे देगा, वो फोड़ देगा साइंस को, ठीक है ना। तो मांसपेशी ऊतक सिंपल सी बात है, मांसपेशी बोलिए या पेशी ऊतक बोलिए एक ही बात है, गति मतलब मांसपेशी संबंधित, ठीक है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है, तो सिंपल बात है भाई, ये आपका संयोजी ऊतक। रक्त भी क्या है, संयोजी ऊतक है, लेकिन भले तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन संयोजी ऊतक तो है ना मेरे भाई। तो हड्डी भी क्या है, संयोजी ऊतक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, देखिए इंग्लिश से दे दिया है तभी तो बोल रहे थे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अस्तरित सल्कीय उपकला ऊतक। क्या बोलेंगे, अस्तरित सल्कीय उपकला ऊतक। तो ये कहाँ आपका पाया जाता है साथियों, ये आपका त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। ये किसका रूप है, अस्तरित जो सल्की ऊतक, ये क्या होता है, इस ये आपका एक सल्की ऊतक हो गया, इसी के ऊपर परत के रूप में 20 गो परत, जैसे एक सल्की ऊतक हो गया। सल्की ऊतक कैसा होता है, चपटा होता है, जो कि आपका मुंह क्या बोलते हैं,
मुंह में पाया जाएगा, ग्रसली में पाया जाएगा, है ना, इस समय ये पाया जाता है आपका। तो ये साथियों एक सेल की उपकला ऊतक हुआ। ये तो सिंपल होता है, साधारण होता है। अब इसी के ऊपर सेम ऐसा ही 20 गो रख दिए परत, तो आपका अस्तरित यानी कि लेयर बन गया। थ्योरी में मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था, है ना। तो ये आपका त्वचा का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। देखिए मेरे भाई, मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर हो गया वो ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है और वो द्रव हो सकता है ना। तरल द्रव तो एक ही हो गए, तो ठोस और तरल समझिए, क्योंकि तरल का मतलब क्या होता है, जो बहता है, तो द्रव भी बहता है, गैस भी बहता है। तो तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों होता है, ठीक है मेरे भाई। तो मैट्रिक्स किस में होगा भाई, मैट्रिक्स वाला बतिया एक तो पढ़वे किए थे संयोजी तक में, अगर हम पढ़े थे संयोजी तक में, बस आगे कुछ बताना नहीं है। कितना बताएं भाई, ये सब चीज़ कितना बात पढ़ाती हैं, ज़्यादा करेंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। पेशी कितने प्रकार होते हैं, यानी पेशी ऊतक यहाँ पर होना चाहिए। पेशी ऊतक कितने प्रकार होते हैं, तो बोलेंगे सर पेशी ऊतक तो आप पढ़े हुए किए थे, कितना प्रकार, 3 प्रकार का। कौन कौन बोल दें, पहला बोल दें, पहला बोल, चलो पहला बोल देते हैं। रेखित पेशी, पहला ऐसे मुंह से बोल देते हैं, पहला रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी, तीसरा हृदय पेशी, ठीक है ना। बाकी डिटेल पढ़े हुए किए थे, केकरा में, केकरा कोशिका में बहुत केंद्र होता है, केकरा में कम केंद्र होता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो ये आपका एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। साथियों जो आपका सल्की जो उपकला ऊतक होता है, देखिए वैसे आपका परत का निर्माण जो शरीर में होता है वो एपिथेलियम ऊतक ही होता है, जिसको हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। तो अगर जो सल्की वाला साथियों उपकला ऊतक है वो बहुत सारे अगर परत उनकी मिल जाए तो आपका बन जाता है एपिडर्मिस बना लेता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव, ये भी सेम क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वुलाई का मतलब साथ यहाँ पर हो गया वायुकोपिका, और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ डैश संकुचन विश्राम होता है, संकुचन विश्राम होता है। यहाँ विश्राम नहीं, यहाँ शिथिलन होना चाहिए ना, शिथिलन होना चाहिए, ठीक है साथियों, शिथिलन होना चाहिए, मिस्टेक लिखा गया ना, शिथिलन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक का मतलब वही हो गया सल्की उपकला ऊतक, जिसको चपटी कोशिका, जिसकी कोशिका चपटी होती है ना, जिसको चपटी उपकला ऊतक भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि फेफड़ों के एल्वुली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। तो इसका आंसर साथियों क्या होगा, वहाँ पर अस्थायी होता है साथियों, क्या होता है, अस्थायी रूप से। अस्थायी कहने का मतलब हो गया, जैसे कि मान चलिए कि कभी मान के शिथिलन कम हो गया, कहीं कभी संकुचन ज़्यादा हो गया, यानी कि अस्थायी रूप से नहीं है वो। ऑक्सीजन कैसे हम उसको श्वसन की क्रिया, श्वासोच्छ्वास की क्रिया कैसे हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अस्थायी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, अस्थायी। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, तो त्वचा बनी है अभी तो जस्ट बताए थे अधिचर्म। अच्छा, अधिचर्म को हिंदी में साथियों एपिडर्मिस कहते हैं। अभी क्या बोलते हैं, त्वचा बनी है अधिचर्म, अधिचर्म को इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी अधिचर्म है, बड़ा खतरनाक नाम है, याद रखिएगा। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ग्रंथि का मतलब साथियों क्या होता है, ग्रंथि का मतलब होता है जो एंजाइम और हार्मोन निकाले, ग्रंथि का मतलब जो एंजाइम और हार्मोन निकाले, तो उसे हम ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि साथियों बनाते हैं वो एपिथेलियल जो इसको हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। और इसमें अगर विशेष कर पूछे ना, एपिथेलियम में भी अलग अलग प्रकार होता है ना, सल्की उपकला ऊतक होता है, घनाकार होता है, स्तंभाकार होता है, पक्षमल होता है, अस्तरित होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो बेसिकली एपिथेलियल का भी कौन सा प्रकार जो आपका ग्रंथि बनाता है, तो ध्यान रखिएगा घनाकार जो उपकला ऊतक है ना, जो घनाकार उपकला ऊतक है, घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया है, अरे घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया है, तो बोले सर आप ही तो पढ़ाए थे, लार ग्रंथि जो होता है हमारा, जो जीव होता है, जीव में लार ग्रंथि होता है, तो जीव में जो लार ग्रंथि होता है ना, उस लार ग्रंथि में घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और जो वृक्क होता है किडनी, वो जो किडनी जो बना होता है उस मांसपेशियों में भी घनाकार उपकला ऊतक होता है। तो यही आपका क्या होता है, घनाकार उपकला ऊतक इन समय पाया जाता है, और यही आपका ग्रंथि का निर्माण करता है। समझ गया ना, तो आंसर हो जाएगा एपिथेलियम। अगर विशेष कर पूछे एपिथेलियम का भी कौन सा, तो घनाकार उपकला ऊतक। बात की ना, यही सब एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी लेके बैठा करो। अब जो कॉपी लेके नहीं बैठा हो, खाली एकदम वीडियो देख रहा होगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, तो उसको लिख लिया करो। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, हाँ अभी जस्ट बोले हैं, देखो अभी जस्ट बोले हैं ना, तो क्या होगा, क्यूबॉइडल होगा, मतलब कि आयता फल की नहीं, यहाँ पर घनाकार होगा, ठीक है ना, घनाकार होगा, ठीक है ना, घनाकार। देखिए ये आयताकार मैं नहीं लिखा हूँ, ये रेलवे लिखा है, ठीक है ना। तो घनाकार, यहाँ पर क्यूबॉइडल याद रखिएगा। अभी जस्ट बोले हैं वृक्क में कौन सा होगा, वृक्क की परत का निर्माण,
वृक्क की परत का निर्माण में क्यूबॉइडल होगा, ठीक है ना, घनाकार होगा। फिर है डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। देखिए हिस्टामिन साथियों एक प्रकार का हमारा केमिकल होता है, ठीक है ना। और जब मैंने आपको बताया था कि संयोजी ऊतक में साथियों क्या होता है कि 4 प्रकार की कोशिकाएं और 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। वो 2 प्रकार के तंतु कौन थे, एक थे श्वेत तंतु, एक था पीला तंतु साथियों। 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन थी वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक था साथियों आपका, पहला था मैंने आपको बताया था फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, फिर साथियों मैंने हिस्टोसाइट कोशिका बताया था, फिर मैंने आपको प्लाज्मा कोशिका बताया था, और फिर मैंने आपको मास्ट कोशिका। ये चारों कोशिका साथियों किस में पाया जाता है, ये चारों साथियों संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से साथियों जो मास्ट कोशिका था वो क्या करता है, वो आपका हिस्टामिन और हिपैरिन वगैरह का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो ऐसा कोर्स दिया गया है नहीं, तो आंसर क्या मारेंगे संयोजी ऊतक, क्योंकि ये सारा क्या है संयोजी ऊतक का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। संयोजी ऊतक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अवकाशों तक। देखिए अभी जस्ट बोले थे ना अवकाशों तक, यानी कि अवकाश ऊतक, ये संधि विच्छेद करके रेलवे लिख दिया, इतना होशियार रेलवे बन रहा है, ठीक है ना। अवकाश प्लस ऊतक अवकाश ऊतक हो गया, यानी कि एरियोलर टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। क्या करता साथियों, आपको पता है कि ये अंदर जो शरीर के अंग है उसको मरम्मत करने का कार्य करता है, टूटी फूटी अंगों को मरम्मत करने का कार्य करता है। डैश के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है, तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच साथियों ये अवकाश ऊतक पाया जाता है। शरीर के जो खाली अंग होते हैं उसको ये भरता है, ठीक है ना। अवकाश, अरे अवकाश का मतलब ही होता है खाली जगह, अवकाश का मतलब क्या था खाली जगह, ठीक है। चलिए निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक, देखिए संयोजी तक बोल रहा है तो लाल संवहनी, देखिए यहाँ पर क्या साथियों क्या दिया है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये रुधिर के बारे में प्रश्न दिया गया। आपको पता है कि रुधिर क्या है, तो बोलेंगे सर रुधिर एक ऊतक है। कैसा ऊतक है, तो बोलेगा तरल संयोजी ऊतक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रुधिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लाल संवहनी, यानी कि ये लाल संवहनी ऊतक कैसा है, क्योंकि रुधिर लाल ही होता है ना। अरे भाई रुधिर कैसा होता है, लाल होता है। और संवहनी संयोजी ऊतक, संवहनी मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ढोना। तो रुधिर करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है कि नहीं ढोता है, और हार्मोन को ढोता है कि नहीं ढोता है, पोषक तत्व को ढोता है कि नहीं ढोता है, बिल्कुल ढोता है। तो संवहन का कार्य कर रहा है ना, परिवहन का कार्य कर रहा है ना, ठीक है। तो रुधिर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश ऊतक, डैश ऊतक, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसको हटाओ, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना। पादप ऊतक के संबंध इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि पादप ऊतक के बारे में देखिए क्या ये गलत कह रहा है। जाइलम जल और खनिज का परिवहन, जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल ये सही कह रहा है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग, ये भी सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है, बिल्कुल गलत साथियों। जाइलम में जो सामग्री होता है वो एक ही दिशा में क्या होता है, वो स्थानांतरित होता है। कैसे, जाइलम क्या करता है, अरे जाइलम का कार्य क्या है, तो बोलेगा सर इसका काम तो जल और खनिज लवण को पहुंचाना है। तो मेरे भाई ये बताइए कि जल कहाँ है, तो बोलेगा सर जल तो मिट्टी में है, यानी कि जड़ से क्या करेगा, ये जल को ऊपर ले जाएगा, यानी कि एक ही दिशा में ले जा रहा है ना, नीचे से ऊपर ले जा रहा है। अब ऐसा तो है कि नहीं, तनाव में भी जल था वो जड़ को पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है ना। यानी कि जल फिक्स है कि नीचे से ही ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, यानी कि एक ही दिशा में फिक्स है। तो ये कह रहा है कि दोनों दिशा में नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, ठीक है, सिर्फ एक दिशा में। अगर फ्लोएम का था तो फ्लोएम दोनों तरफ भोजन का स्थानांतरित करता है, ठीक है। डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, वही बात हो गया, संवहन पुल बंडल जाइलम फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बोला था। ये निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म, ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन लिखा गया है। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलकर बना है। अच्छा मैंने बोला कि जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, संवहनी ऊतक है, संवहनी बंडल का ये निर्माण करते हैं, एक जटिल अस्थायी ऊतक भी है। और साथियों जाइलम और फ्लोएम दोनों 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें से जाइलम किन किन से बना होता है मैंने आपको पहले बता दिया। फ्लोएम भी साथियों 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, एक बार मैं लिख देता हूँ फ्लोएम किन से बना होता है। पहला साथियों ये चार्ली नलिका है, जिसको सीव ट्यूब्स कहते हैं, सीव ट्यूब्स बोले थे ना, चार्ली नलिका, यानी कि फ्लोएम का जो पहला पार्ट है वो चार्ली नलिका होता है। दूसरा होता है सहकोशिकाएं, क्या होता है, इसको लिख लीजिए, हालांकि मैंने कराया हुआ है लेकिन अभी जो नए देख रहे हैं वो लिख लीजिए, सहकोशिकाएं। तीसरा हो जाएगा, लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम कह रहे हैं, फ्लोएम होगा ना, फ्लोएम मृदु ऊतक है ना, फ्लोएम
मृदुतक, और चौथा हो जाएगा फ्लोएम, मृदुतक, फ्लोएम तंतु। चौथा क्या हो जाएगा? फ्लोएम तंतु। तो इन चारों से मिलकर हमारा फ्लोएम बना होता है। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन गलत लिखा गया क्या? इसमें देखिए कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलकर बना है। तो फ्लोएम वाहिका है, मैंने एक भी बार बोला क्या? फ्लोएम वाहिका नाम का चीज़ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी, इसके अतिरिक्त इन सभी से मिलकर क्या होता है? ये बना होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? देखिए स्क्लेरन कायमा, जिसको दृढ़ ऊतक कहते हैं, शुरू में ही बोला था कि ये क्या करता है? पौधे को कठोरता प्रदान करता है। क्यों? रीजन क्या है? कि सारी कोशिकाएं मृत है, इसकी सारी कोशिकाएं लगभग मृत है, तो इसलिए पौधों को कठोरता मजबूत प्रदान करता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए, एक मिनट रुक जा भाई, अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन। अब विभेदन का मतलब क्या होगा? विभेदन का मतलब हो गया कि लगभग उसका शरीर पूर्ण रूप से विभेदित हो चुका है, यानी कि विकसित कर सकते हैं आप। जैसे मान चलिए कि अभी आप बच्चे हैं, मान लेते कोई बच्चा जन्म लिया, उसका सब अंग अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, खिच्चा अंग बोलता है ना, अभी इसका तो उम्र खिच्चा है, ज़्यादा इसको कुछ अभी अकल है नहीं, मेच्योरिटी नहीं आया, अंग अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, मजबूती शरीर में नहीं आया है ना, तो उसको बोलेंगे ये अभी इसका शरीर अविभेदित हुआ है। जैसे वो जवान हो जाएगा, 17-18 साल का हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका शरीर विभेदित हो गया अच्छी तरीके से। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा विभेदित है, अस्थायी रूप से चला जाएगा। तो अस्थायी ऊतक यानी कि विभज्योति से अस्थायी ऊतक बनने की प्रक्रिया विभेदीकरण या विभेदन कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। देखिए एकदम करेक्ट क्वेश्चन आ गया। इस कोलन कायमा साथियों जो है, कोलन कायमा कोशिका मैंने बताया था कि कोलन कायमा कोशिका में क्या होता है? अंतर कोश के स्थान तो आपका बहुत ही कम होता है, एकदम नहीं के बराबर समझिए। कौन ये आपका कोलन कायमा, और इसका जो कोनों पर साथियों क्या होता है? अनियमित रूप से मोटी होती है। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर एक रसायन जमा हो जाता है, केमिकल जमा हो जाता है इसका कोनों पर, जिसका नाम साथियों होता है क्या? पेक्टिन। पेक्टिन के कारण ये जमा हो जाता है, इसके कारण मोट हो जाती है। कौन? कोलन कायमा स्थूल कोणितक। और स्थूल कोणितक का क्या कार्य है? मेजर मुख्य काम किसका क्या है? पौधों को लचीलापन प्रदान करना। ठीक है साथियों, चलिए पौधों में लचीलापन, देखिए जस्ट क्वेश्चन ही आ गया, ये भी पूछा गया। तो किसके कारण लचीलापन? कोलन कायमा। ठीक है ना? इस कोलन कायमा क्या? पौधों को दृढ़ता, कठोरता, मजबूती प्रदान करना। डैश की कोशिका मृत होती है, पहले बोल दिया। कौन? मृत दृढ़ ऊतक। ठीक है ना? रिपीटेड क्वेश्चन लिखा गया। निम्नलिखित में किस ऊतक में कठोर, ये भी वही क्वेश्चन है। वनस्पति ऊतक का डैश, वनस्पति ऊतक मतलब वही, यहाँ पर देखिए पादप को वनस्पति लिख दिया, कितना पागल रेलवे बना रहा है, वनस्पति को ही पादप बोल देगा। तो वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। देखिए प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया? अब देखिए प्रोटोप्लाज्म आ गया ना, अब जो कोशिका चैप्टर पढ़ लेना अगर आप पता नहीं होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसलिए कहते हैं भाई सीक्वेंस में पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि जहाँ मान तहाँ से उठा कर पढ़ने लगे और पता चले कि आधे अधूरा ज्ञान ले लिए, अब क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहा एग्जाम में। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य जिसका जीवित है तो बोलेंगे कोशिका जीवित है, जीव द्रव्य खत्म तो कोशिका खत्म, सिंपल बात है। ठीक है ना? और मेरे भाई बताओ कि दृढ़ ऊतक बोले हैं ना, स्क्लेरन कायमा बोलते हैं, इसका कोशिका सब मृत होता है, तो सिंपल आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखने परिपक्वता मतलब क्या? पूरा मैच्योर हो चुका है। अब जब पादप कोशिका जब मैच्योर हो जाती है ना, उसकी कोशिका मृत हो जाती है। क्या होती है? मृत हो जाती है। तो जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, मतलब वो मृत है, तो दृढ़ ऊतक, सिंपल बात है। ठीक है? साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। अब देखिए शुरू में ही बोला हमने कि पादप ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, विभज्योतिकीय, और चलो इसके बारे में पूरा पीडीएफ भी दिखा देता हूँ उसका। ठीक है ना? इसी पीडीएफ में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। ठीक है ना? टेलीग्राम साइंस बाय राजकुमार, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पीडीएफ बनाया था। पादप ऊतक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कि 2 प्रकार के, विभज्योतिकीय और अस्थायी। विभज्योतिकीय आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्विष्ट। अब अस्थायी ऊतक देखते हैं ये कितने प्रकार होते हैं। ये आपका जो है अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के, मृदु ऊतक, पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। हिंदी में इस मृदु ऊतक, स्थूल कोणितक और दृढ़ ऊतक। और इधर जो जटिल अस्थायी ऊतक है, जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। तो क्वेश्चन तो यही था ना हमारा, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। तो देख लीजिए जिसका अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आंसर आपसे आसानी से बन जाएगा। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पैरन
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो एक समान कार्य में तो वही बात है भाई, मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी कि वेबज्योत के ऊतक। ठीक है ना, सब लड्डू वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना आपको। पादप ऊतक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो साथियों पादप ऊतक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। शुरू में मैंने आपको बताया था। अब बोले सर इसमें सेल्यूलोज तो कहीं है भी नहीं, क्या है? तो मेरे भाई अगर सेल्यूलोज नहीं रहेगा तो उसके साथ रहेगा पेक्टिन। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज प्लस में पेक्टिन। मैंने आपको कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं सेल्यूलोज ही पढ़ाया था, लेकिन अगर मान चले पेक्टिन ऑप्शन में है ही नहीं, अगर केवल पेक्टिन देगा तो नहीं होगा, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन है, अगर पेक्टिन नहीं होगा तो केवल सेल्यूलोज आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है ना, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? भोजन पहुंचाना। जाइलम का जल पहुंचाना। तो देख लो भाई, भोजन कहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। खाद्य, खाद्य मतलब भोजन ही तो होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यही सब लड्डू वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन ये भी लड्डू वाले क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपका थ्योरी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पौधों को सभी भागों में क्वेश्चन वही है, सेम वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। हाँ, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। पतली कोशिका भित्ति, क्या कह रहा है? पतली कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो बोलेंगे सर पतली कोशिका भित्ति पैरेन्काइमा होती है। पौ से पैरेन्काइमा, पौ से पतली कोशिका भित्ति, और पौ से पैकेजिंग का भी काम करता है, भोजन के पैकेजिंग का भी काम करता है। कौन? पैरेन्काइमा। ठीक है, और कुछ पैरेन्काइमा तो ऐसे होते हैं जिनमें कि हरित लवक पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, तो उसको क्या कहेंगे? हरित ऊतक कहते हैं। और कुछ में वायु पाए जाते हैं, इन स्पेस पाए जाते हैं जो कि तैरने में मदद करते हैं, उसको वायु ऊतक कहते हैं। सब पढ़ा है मैंने। डैश में कोशिका, ये वही क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन है। देखिए डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक आ गया तो समझिए कि वही बात होगा ना। अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो रिक्त स्थान किस में हो जाएगा? पैरेन्काइमा में ही होगा। ठीक है ना, मृदु ऊतक हिंदी में कहते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, यही अब क्वेश्चन खत्म हो गया ना। और भी क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, नहीं सत्य क्वेश्चन अब नहीं है आपका, खत्म हो गया। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना अच्छा मैंने आपको कराया है ना, ऐसा आपको कोई नहीं कराएगा पेड बैच में नहीं। और टेलीग्राम पर इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना।